हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सिंपल है जो आज हम कवर करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। हमने अभी तक इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन की बात की। कैश कंसिडरेशन में आप लमसम पैसा एप्लीकेशन पर रिसीव करते हैं तो ट्रीटमेंट हमने सीखा। आप पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं तो ट्रीटमेंट हमने सीखा। हमने कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट सीखा। इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा। अब जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट टू इट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस बात का मतलब क्या है? कंपनी को शेयर तो इश्यू करने हैं, लेकिन उसका कंसिडरेशन मतलब उसको कैश नहीं चाहिए। कंपनी अगर शेयर इश्यू करेगी तो उसके पास कैश नहीं आएगा, उसके पास कुछ और आएगा। या तो किसी की सर्विसेज आएंगी जिसके लिए वो उन सर्विसेज का पेमेंट करने के लिए शेयर इश्यू करेगी, राइट? कोई एक्सपेंस हो सकता है वो। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि अंडर राइटिंग कमीशन। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि प्रमोटर को अगर शेयर दिए, राइट? दूसरा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोई एसेट आप खरीद रहे हो, कोई लाइबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो, कोई जमा जमाया बिजनेस अगर आप किसी का खरीद रहे हो, तो जो पेमेंट या तो आप कैश में करोगे उसको, आपसे मतलब हम कह रहे हैं कंपनी के बारे में। किसके बारे में? कंपनी के बारे में। या तो आप उसको कैश दोगे या फिर आप उसका पेमेंट इन शेयर्स करोगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हमें सीखने हैं। तो पूरा ट्रीटमेंट, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी फटाफट हम सीखेंगे अभी। तो जब भी हम इश्यू करते हैं शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इसमें हमारा रहता है फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। या तो हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, उसके लिए हम शेयर इश्यू करते हैं। दूसरा, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस आपने खरीदा, उसका पेमेंट आप शेयर को इश्यू करके करोगे। आपसे मतलब कंपनी, मैं कंपनी की ही बात कर रहा हूं। जब भी मैं यह कह रहा हूं कि आप इश्यू कर रहे हैं तो कंपनी इश्यू कर रही है, राइट? तीसरा, फॉर पेमेंट ऑफ सम ऑब्लिगेशन, किसी ऑब्लिगेशन का पेमेंट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई सर्विस आप ले रहे हो और उसके बदले में कोई पेमेंट आपको करना है, तो वो आप शेयर्स में कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन किसी एक्सपेंस की हो सकती है, ऑब्लिगेशन किसी लाइबिलिटी की हो सकती है। अभी हम एक एक करके सीखेंगे ढंग से कि अगर हम शेयर्स एसेट्स खरीदने के बदले इश्यू करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी की बुक्स में क्या होगा, है ना? तो अगर कंपनी ने शेयर इश्यू किए एसेट्स खरीदने के बदले, तो पहली एंट्री कंपनी की बुक्स में उस एसेट को खरीदने की होगी। एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट। अब वो एसेट कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लांट मशीनरी, कोई भी फर्नीचर हो सकती है। तो जो भी कंपनी ने खरीदा उस एसेट को डेबिट कर दीजिए, और जिससे खरीदा उसको क्रेडिटर के नाम से या फिर वेंडर के नाम से क्रेडिट कर दीजिए। यूजुअली अगर हम नकद खरीदते थे ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते थे। लेकिन अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम लिख दिया हमने। नरेशन रह जाएगी बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर? बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो हमारी शेयर को इश्यू करने के लिए हमें सीखनी है कि कंपनी ने एसेट खरीदी और उसका पेमेंट उसे शेयर इश्यू करके देना है, तो क्या एंट्री वहां पर होगी? तो एंट्री साहब ये होगी, शेयर इश्यू करने के हमारे जो है 3 तरीके रहते हैं। या तो शेयर इश्यू करे जाएंगे उसको एट पार, या फिर एट प्रीमियम, या फिर एट डिस्काउंट। क्लियर? तो इन तीनों कंडीशन में हमें ये सीखना है कि साहब क्या एंट्री होंगी। अब हम शेयर इश्यू करेंगे फॉर इश्यू ऑफ शेयर, और जो शेयर इश्यू करेंगे वो इन तीनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट होगा। या तो एट पार के लिए,
या फिर एट प्रीमियम के लिए, या फिर एट डिस्काउंट के लिए। यूजुअली डिस्काउंट पे इश्यू होते तो नहीं है फॉर कैश कंसिडरेशन। अगर अदर देन कैश कंसिडरेशन डिस्काउंट के लिए इश्यू हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम यहाँ पर सीख लेंगे। समझ लीजिए आप कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी। अब उसका जो शेयर आप इश्यू कर रहे हो 100 रुपीज वाला शेयर इश्यू कर रहे हो और एट पार इश्यू कर रहे हो। 100 वाला शेयर 100 रुपीज पे आप इश्यू कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं एट पार। क्लियर? 100 रुपीज वाला शेयर आप 25% प्रीमियम पे कर रहे हो इश्यू। 25% प्रीमियम 100 रुपीज का कितना हुआ? 25 रुपीज। 100 में 25 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 125 रुपीज। तो 100 रुपये वाला शेयर आप 125 रुपये में इश्यू कर रहे हो। क्लियर? डिस्काउंट 100 रुपये वाला शेयर आप 80 रुपये में इश्यू कर रहे हो 20% डिस्काउंट पर। क्लियर? तो ये कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन तीनों नहीं होंगे। एसेट मैंने खरीदी 1 लाख रुपए की, या तो मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपए के हिसाब से दे दूंगा उसको, या फिर मैं प्रीमियम पे दूंगा उसको, या फिर मैं डिस्काउंट पे दूंगा। तीनों में से कोई एक बात होगी। ऐसा नहीं करना तीनों हो जाए, है ना, इतना समझना। अभी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, दैट वी हैव टू लर्न। हम एंट्री कर देंगे वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब भी हम केवल शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, वो इक्विटी शेयर कैपिटल ही होता है। अब इसकी नरेशन समझ लीजिए आप, इसकी समझनी जरूरी है। इश्यू ऑफ इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि कितने शेयर। एक्चुअली जब भी आप शेयर इश्यू करते हो तो कितने शेयर इश्यू करेंगे उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इक्वल्स टू जितने का भी पेमेंट प्राइस है, जितने का भी पेमेंट आपको करना है उसे आप इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करना है? इश्यू प्राइस से। मान लीजिए पेमेंट आपको करना है यहां पर 1 लाख रुपए का, तो मैं उसे 100 रुपीज से डिवाइड करूंगा तो कितने शेयर इश्यू किए मैंने? 1000। कितने शेयर इश्यू किए? 1000। तो यहां पर मैं लिखूंगा इश्यू ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 1 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा और 1 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। अब जब आप शेयर इश्यू करेंगे एट प्रीमियम तो एंट्री क्या होगी देख लीजिए। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हो सकता है वो, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख सकते हो। क्लियर? अब यहां पर हम कितने शेयर इश्यू करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही है। पेमेंट कितना करना है हमको? 1 लाख रुपीज का, और इश्यू प्राइस मेरा क्या है? 100 रुपीज वाला शेयर 125 रुपए में मैं इश्यू करवा रहा हूं, तो मेरा इश्यू प्राइस हो गया 125 रुपए। इससे इसको डिवाइड करिए तो आपका जो है डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 8000 शेयर्स। तो 800 शेयर्स, राइट? 800 शेयर्स। यहां पर हम लिख देंगे इश्यू ऑफ 800 शेयर्स ऑफ ₹100 एट 125 ईच। मतलब हमने शेयर कितने रुपए वाला इश्यू किया? 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला, लेकिन कितने पर इश्यू किया? 125 रुपए पर। पेमेंट तो उसको कितनी जानी थी? 1 लाख रुपए ही जानी थी। क्लियर है बात? ये हमारा तरीका है। अब इसके बाद देखिए, जब हम डिस्काउंट पर इश्यू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? एंट्री होगी वेंडर डेबिट। अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, केवल वी लिख दिया, राइट? फिर उसके बाद में हमारी होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, और फिर होगी टू शेयर कैपिटल।
इसका अमाउंट लिखना रह गया यहाँ पर। हाँ, अमाउंट देख लीजिए आप, 800 शेयर्स 125 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो गया कितने का, 1 लाख रुपए का। आई रिपीट, 800 शेयर्स 125 रुपए के हिसाब से पेमेंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए का। फिर इसके बाद यहां पे आ जाइए, 800 शेयर्स फेस वैल्यू है 100 रुपए के हिसाब से, यहां पे अमाउंट कितना हो गया, 80,000 रुपए हो गया। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आएगा। 800 शेयर 25 रुपीज के हिसाब से 20,000 रुपीज का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 800 इंटू 125 दैट इज 1 लाख रुपीज टोटल पेमेंट देना है वेंडर को। 2 शेयर कैपिटल में 800 इंटू 100 80,000 फेस वैल्यू, प्रीमियम में 800 इंटू 25 20,000 प्रीमियम। क्लियर। अभी इधर देखिए आप, जब आप शेयर इश्यू करते हैं एट डिस्काउंट, जब आप शेयर इश्यू करते हैं एट डिस्काउंट तो हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है। ऐसा करते हैं, इस वाली एंट्री को यहाँ साफ साफ लिखते हैं ऊपर, तो देख लीजिए, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर इश्यू होंगे वो देख लीजिए, पेमेंट कितना करना है, 1 लाख रुपए का। इश्यू प्राइस कितना है मेरा, 100 रुपये वाला शेयर 80 रुपये पर, तो मैं 80 से डिवाइड करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 1250। क्लियर। तो मेरी नरेशन हो जाएगी, इश्यू ऑफ बीइंग इश्यूड 1250 शेयर्स ऑफ ₹100 एट 880 ईच। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने 1250 शेयर 100 रुपए वाले इश्यू करे 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से। क्लियर। अब ये अमाउंट कैसे लिखे जाएंगे वो देख लीजिए, 1250 इंटू 80 तो 1 लाख रुपए आ जाएगा, और 1250 इंटू 20 तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 25,000, और 1250 इंटू 100 फेस वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। क्लियर है, ये हमारा तरीका बनेगा। अभी हमने क्या सीखा है, 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी और उसके लिए शेयर हमने एट पार इश्यू किया, तो ये एंट्री, ये अमाउंट, ये नरेशन, और ये नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन। जब हमने शेयर एट प्रीमियम इश्यू किए तो ये एंट्री, वो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले हैं दिखा दिया है, फिर उसकी ये कैलकुलेशन वर्किंग, ये नरेशन। ठीक है। फिर इसी तरीके से जब डिस्काउंट पे किया तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1250 शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले 80 रुपये के रेट से हमने इश्यू करे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने तीसरे पॉइंट पर, सॉरी दूसरे पॉइंट पर, जब हम शेयर काय के लिए इश्यू कर रहे हैं, बिजनेस खरीदने के लिए। जब भी हम बिजनेस खरीदने के लिए शेयर इश्यू करते हैं ना, ये ऑब्लिगेशन इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ऑब्लिगेशन अलग रखेंगे। जब भी हम बिजनेस खरीदने के लिए शेयर इश्यू करते हैं ना, तो बिजनेस में हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल एसेट्स आती हैं। किसी का जमा जमाया बिजनेस खरीदोगे आप, 10 लाख रुपए का बिजनेस 12 लाख में खरीदोगे, 10 लाख का बिजनेस 10 लाख में खरीदोगे, 10 लाख का बिजनेस 9 लाख में खरीदोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल एसेट्स आएंगी। उस बिजनेस में एसेट्स होंगी तो एसेट्स आएंगी, एसेट्स के साथ लाइबिलिटीज होंगी तो वो भी आपके पास आएंगी। राइट। जब हम एसेट खरीदते हैं तो केवल एसेट होती है वो, जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो वो एसेट और लाइबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होती है। क्लियर। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस खरीदते हैं यदि हम, तो हमारी कौन सी एंट्री होती है। हमारी यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं स्टूडेंट्स, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। कंडीशन 1 क्या कहती है, जब हमने बिजनेस खरीदा तो हमारा जो परचेज प्राइस है बिजनेस को खरीदने का, वो हमारे बिजनेस में आई नेट असेट्स के बराबर है। जो भी परचेज प्राइस है हमारे बिजनेस को खरीदने का, वो हमारी बिजनेस में आई नेट असेट्स के बराबर है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है, सपोज करिए कि जो बिजनेस आप खरीद रहे थे उसके अंदर एसेट तो थी 10 लाख रुपए की,
और लाइबिलिटीज थी 4 लाख रुपए की। इनके नाम भी दे सकते हो आप। एसेट मतलब बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो उन सबका मैंने टोटल किया तो 10 लाख रुपए की एसेट्स थी। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, उन सबका मैंने टोटल किया तो 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। तो अब हमने इस बिजनेस को खरीदा है, परचेज प्राइस 6 लाख रुपए। दिस इज द इंफॉर्मेशन इन कंडीशन 1, राइट। एक बात आपको यहां पर समझनी है कि नेट असेट्स क्या होता है। नेट असेट्स इज द नेट अमाउंट ऑफ एसेट्स। और नेट अमाउंट ऑफ एसेट्स कैसे आता है? जब हम एसेट्स की वैल्यू में से लाइबिलिटीज का अमाउंट लेस कर देते हैं। एसेट हमारी कितने की है? 10 लाख रुपए की। लाइबिलिटीज हमारी कितने की है? 4 लाख रुपए की। तो नेट असेट्स कितने की हो गई? 6 लाख रुपए की। क्लियर? तो यहां पर साहब नेट असेट्स, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 6 लाख रुपए की हो गई। अब आप देख सकते हैं कि परचेज प्राइस भी 6 लाख रुपए है और नेट असेट्स भी हमारी 6 लाख रुपए है। तो परचेज प्राइस काय के बराबर है? नेट असेट्स के बराबर है। तो हमारी जो एंट्री होगी इस कंडीशन में वो क्या होगी? हम लिखेंगे जो भी हमारे पास एसेट्स आ रही हैं उनको डेबिट करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर हम लिख देंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब ये सन्ड्री वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, जो भी एसेट क्वेश्चन में दी होंगी, बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट तो प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीन तो मशीन अकाउंट डेबिट, जो भी उनका अमाउंट होगा रेस्पेक्टिव वो डेबिट करेंगे उस अमाउंट के साथ। फिर टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होंगे, और अगर नहीं दे रखे हैं, इस नाम से दे रखे हैं, तो इसी नाम से एंट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है? अब आगे देखिए आप, सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की आई हैं आपके पास? 10 लाख रुपए की। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने रुपए की आई आपके पास? 4 लाख रुपए की। और टू आपका जो है वेंडर के नाम से आप कर सकते हो या बिजनेस परचेज के नाम से कर सकते हो। टू वेंडर, जो बिजनेस बेच रहा है आपको उसके नाम से आप कर सकते हो। वेंडर लिखना पड़ेगा, या तो केवल वेंडर लिखो। अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, टू वेंडर्स अकाउंट, राइट। अब इसमें आपका जो है रहेगा ट्रीटमेंट बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। क्लियर? बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। अब हम कंडीशन 2 की बात करते हैं। कंडीशन 2 हमारी कहती है जब हमारा परचेज प्राइस, मतलब जितने में हम बिजनेस को खरीद रहे हैं किसी दूसरी कंपनी से, वो परचेज प्राइस हम ज्यादा दे रहे हैं उस अमाउंट से जितने की हमारे पास नेट असेट्स आ रही है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा हमको? ये ऐसे मालूम पड़ेगा कि हम देख लेते हैं कि परचेज प्राइस तो हम रख देते हैं 7 लाख रुपए। सपोज परचेज प्राइस कितने का है? 7 लाख रुपए। क्लियर? और जो बिजनेस हम खरीद रहे हैं उसमें हमारे पास एसेट आ रही है 10 लाख रुपए की और लाइबिलिटीज कितने की हैं? 4 लाख रुपए की। तो आप देख सकते हैं कि परचेज प्राइस तो है हमारा 7 लाख रुपए और नेट असेट्स कितने की है? 10 लाख में से 4 लाख घटा दो, 6 लाख। तो हमारा परचेज प्राइस नेट असेट से ज़्यादा है। मतलब जो बिजनेस हमने खरीदा उसे खरीदने पर हमारे पास एसेट्स तो कम रुपीस की आई, लेकिन हमारा पेमेंट ज़्यादा हो गया। और जब भी ऐसा होगा कि पेमेंट आप ज़्यादा दे रहे हो, आपके पास वैल्यू उसकी कम आ रही है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो हम उसको डिफरेंस को काउंट करेंगे गुडविल। जब भी ऐसा होगा कि परचेज प्राइस उस बिजनेस को खरीदने का आप ज़्यादा दे रहे हो और नेट असेट्स आपके पास कम वैल्यू की आ रही है, तो जितना भी ज़्यादा परचेज प्राइस आप दे रहे हो उस डिफरेंस को हम मानेंगे गुडविल। क्या मानेंगे? गुडविल। तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। अब इसकी एंट्री देख लीजिए आप, इसको शॉर्ट में लिखूंगा आप, मैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर। अब इनके अमाउंट देख लीजिए। सन्ड्री एसेट्स मेरे पास कितने लाख रुपए की आई? 10 लाख रुपए की। गुडविल कितने की हुई? 1 लाख रुपीस की। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की थी? 4 लाख रुपीस की। और परचेज प्राइस हम वेंडर को कितना दे रहे थे? 7 लाख रुपीस। टोटल डेबिट क्रेडिट का मैच हो गया 11 लाख 11 लाख। क्लियर है बात?
अभी देख लीजिए आप कंडीशन नंबर 3, नरेशन इज बीइंग परचेज ऑफ गुडविल, बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस, राइट, बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। अब कंडीशन नंबर 3 देखिए, कंडीशन नंबर 3 क्या कह रही है कि आप परचेज प्राइस जो भी आप दे रहे हो, परचेज प्राइस जो भी आप दे रहे हो वो आपका कम है किससे, जो भी नेट असेट्स आपके पास आ रही हैं उससे। परचेज प्राइस जो भी आप दे रहे हो वो आप कम दे रहे हो इन कंपैरिजन टू नेट असेट्स विच आर कमिंग टू यू, राइट। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, जस्ट सपोज कि जो परचेज प्राइस है वो आप दे रहे हो 5.5 लाख रुपए, 5,50,000 रुपीज, और एसेट्स कितने की थी, 10 लाख की, और लाइबिलिटीज कितने की थी, 4 लाख की। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस नेट असेट्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6 लाख रुपीज, राइट। तो आप देख सकते हैं कि परचेज प्राइस आपका 5.5 लाख रुपए का है, परचेज प्राइस 5.5 लाख रुपए का है, और नेट असेट्स आपके पास कितने की आ रही हैं, 6 लाख रुपए की। तो एसेट्स आपके पास ज़्यादा आ रही हैं, परचेज प्राइस आप कम पे कर रहे हो, कितने रुपए से कम पे कर रहे हो, 50,000 रुपये से। 5.5 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हो, 6 लाख रुपए की एसेट्स आ रही है, तो परचेज प्राइस कितना कम पे कर रहे हो आप, 50,000 रुपये। तो ये जो 50,000 रुपये है ना डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। क्लियर। इसकी एंट्री में ट्रीटमेंट क्या होगा देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। इनके अमाउंट फीडअप कैसे होंगे देख लीजिए। एसेट्स मेरे पास आ रही थी 10 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटीज़ मेरे पास आ रही थी 4 लाख रुपीज़ की, और वेंडर का जो परचेस कंसिडरेशन था दैट वाज 5.5 लाख रुपीज़। आप पूरे कंप्लीट फिगर्स में डिजिट्स में लिख सकते हैं उसको। तो दिस इज़ 5.5 लाख रुपीज़, और यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का मतलब 0.5 लाख का हमारा हो गया कैपिटल रिजर्व। इज दैट ओके विद एवरीवन? बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कवर करनी है हमको, दैट इज अबाउट कि इनका बिजनेस तो आपने खरीद लिया, जिसमें परचेज प्राइस या तो नेट असेट्स के बराबर रहा होगा, या ज़्यादा रहा होगा, या कम रहा होगा। बराबर रहा होगा तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, ज़्यादा रहा होगा तो डिफरेंस गुडविल होगा, कम रहा होगा तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व होगा। क्लियर। लेकिन इनमें से किसी भी कंडीशन में आपने किसी दूसरे कंपनी का, फर्म का, बिजनेसमैन का बिजनेस खरीदा है, तो अब बस यहाँ बात खत्म थोड़ी हो जाएगी, आपको उस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट भी तो करना है। यू हैव टू पे देम, वही तो सीखना है हमको। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन तीनों में क्या हुआ, केवल बिजनेस खरीदा है, अभी आपको शेयर इश्यू करना बाकी है। जस्ट सपोज ये वाली एंट्री है जिसमें आपने 10 लाख रुपए की एसेट्स आपके पास आई हैं, 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी, और 6 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन आपको देना बाकी है। तो ये जो 6 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन आप दोगे, उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे? अगर आप परचेज कंसिडरेशन देते हो एट पार, अगर आप परचेज कंसिडरेशन देते हो एट प्रीमियम, अगर आप परचेज कंसिडरेशन देते हो एट डिस्काउंट, तो इस वाली एंट्री के बाद जो भी सवाल में दिया हो कि उसको शेयर एट पार इश्यू किए गए, तो इस तरीके से एंट्री होगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर। जब उसको शेयर इश्यू किए गए एट प्रीमियम, तो इस एंट्री के बाद ये वाली एंट्री होगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर उसको शेयर इस वाली एंट्री के बाद डिस्काउंट पे इश्यू किए गए, तो ये वाली एंट्री होगी, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर। सपोज कंडीशन सेकंड में फॉल कर रहे हैं आप, कि आपने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा का दिया है, नेट असेट्स इन कंपैरिजन कम आई है आपके पास, तो इन दैट सिचुएशन डिफरेंस गुडविल हो गया। अब इसके बाद आपको शेयर इश्यू करना है। अगर एट पार इश्यू करोगे तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, एट प्रीमियम पे इश्यू करोगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे इश्यू करोगे वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू शेयर कैपिटल।
If in case not these any of these two is the condition, third is the condition, right? आपको ये वाली दी है कंडीशन कि परचेज प्राइस हम कम दे रहे हैं लेकिन हमारे पास एसेट ज़्यादा की आ रही है, तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व हो गया। लेकिन अब आपको वेंडर को 5.5 लाख रुपए के शेयर इश्यू करने हैं ना, अगर वो एट पार करने हैं तो ऐसी बनेगी एंट्री, प्रीमियम करने हैं तो ऐसे बनेगी, डिस्काउंट पे करने हैं तो ऐसे बनेगी। दिस इज द पॉइंट। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्या अब हमें क्या इसको रिपीट लिखने की जरूरत है? इसके बाद हमें लॉजिक समझ में आ गया? एक पॉइंट रह सकता है जो आप पूछ सकते हो या मुझे बताना चाहिए, वो ये है कि 6 लाख रुपए में के पेमेंट मैंने 100 रुपीज़ वाले शेयर में किया, कितने शेयर में इश्यू करूंगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? उसके लिए फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इक्वल्स टू पेमेंट प्राइस 6 लाख रुपए, इश्यू प्राइस 100, तो 6000 शेयर आ जाएंगे। भाई नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू किए मैंने, मुझे ये कैलकुलेट करना है 6 लाख रुपए का पेमेंट देने के लिए, तो 6 लाख रुपए का पेमेंट, इश्यू प्राइस मान लो 100 रुपये है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 100, 6000 शेयर्स आ जाएंगे। तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6000 शेयर्स 100 वाले। प्रीमियम पे होगा प्रीमियम से डिवाइड कर दूंगा, डिस्काउंट पे इश्यू किए होंगे तो डिस्काउंट के अमाउंट से डिवाइड कर दूंगा। दिस वर्किंग विल रिमेन द सेम। इज दैट ओके विद एवरीवन? अब इसके बाद हमें कवर करनी है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 इज नॉट फ्री, अभी हमें करना बाकी है। कैसे उसको करते हैं कंडीशन 3 को, थोड़ा ध्यान से आप समझिए। कंडीशन 3 थी कि किसी ऑब्लिगेशन का पेमेंट कर रहे हैं आप। क्या थी कंडीशन 3? किसी ऑब्लिगेशन का पेमेंट कर रहे हैं आप। ऑब्लिगेशन से मतलब कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं आप, किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं आप। तो एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस हमारे मेन होते हैं जिनके लिए शेयर इश्यू किए जाते हैं। पहला है, पहले लिख दूं, फॉर पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, फॉर पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन हमारी 2 रहेंगी, ऑब्लिगेशन हमारी 2 रहेंगी, टू प्रमोटर्स और दूसरा है टू अंडर राइटर्स। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रमोटर कौन होते हैं और अंडर राइटर कौन होते हैं। प्रमोटर आर दोज प्रोफेशनल्स और द इंडिविजुअल्स और द बिजनेसमैन और द इंस्टीट्यूशन जो भी शेयर इश्यू करने के टाइम पर हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को ये गारंटी, मतलब पूरा आइडिया सोचते हैं वो बिजनेस का। प्रमोटर मतलब बिजनेस का आइडिया सोचने वाला। प्रमोटर कौन होता है? द फाउंडर, जिसने बिजनेस का कॉन्सेप्ट सोच लिया कि साहब आज के टाइम पर इस करंट मार्केट सिनेरियो में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, पूरी रिसर्च कर ली, फिर उसकी फिजिबिलिटी बता दी, फिर उससे कहा साहब इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। 1 बाय 1 जो स्टेप जिसके पास होते हैं, स्ट्रैटेजी जिसके पास होती है और आइडिया जिसके पास होता है, जिसका एग्जीक्यूशन करके बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है, वो प्रमोटर कहलाता है, राइट? अब प्रमोटर 2 तरीके का होता है, या तो कोई नया बिजनेस लॉन्च करेगा वो, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने वाला होगा वो। दोनों में से किसी भी टाइप का प्रमोटर हो, उसने इतना बड़ा काम किया है कि किसी बिजनेस को आगे बढ़ाया है या चालू किया है, तो उसको इन कंसिडरेशन कुछ मिलना चाहिए। वो इन शेयर्स कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा उसको दिया जाता है। और जब भी प्रमोटर को शेयर इश्यू किए जाएंगे तो उसे 2 नाम से हम शो कर सकते हैं, या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर गुडविल। जब भी प्रमोटर को शेयर इश्यू किए जाएंगे तो हम उसको 2 नाम से दे सकते हैं, या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर गुडविल, राइट? तो प्रमोटर्स को जब हम देते हैं तो एंट्री करते हैं हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों ही चीज ठीक है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स फिर उसके बाद में प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी की जा सकती है, क्योंकि प्रमोटर इसमें क्रेडिट हो गया, अमाउंट ड्यू हो गया, फिर प्रमोटर को शेयर मिल रहे हैं। पहली एंट्री क्या है, अमाउंट उनको ड्यू करना है जो देना है। दूसरी एंट्री क्या है, उनको शेयर देने हैं। पहली एंट्री में प्रमोटर क्रेडिट हुआ, दूसरी में डेबिट हो गया, तो आप इन दोनों की जगह सिंगल एंट्री कर सकते हो। वो हो जाएगी आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। मान लो 1 लाख रुपए के आपने प्रमोटर्स को शेयर दिए और एट पार दिए, तो 1 लाख रुपीज गुडविल के नाम से डेबिट हो जाएंगे और 1 लाख रुपीज शेयर कैपिटल के नाम से क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर? अगर आपने प्रमोटर को शेयर एट प्रीमियम दिए तो फिर प्रीमियम वाली एंट्री हो जाएगी, गुडविल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपने डिस्काउंट पे दिए तो गुडविल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? अभी बात करते हैं अपन अंडर राइटर्स की। समझना जरूरी है अंडर राइटर कौन होते हैं। जो अंडर राइट करते हैं, कंपनी के अंडर में राइटिंग प्रोसेस करते हैं। अब ये राइटिंग प्रोसेस का मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं है। राइटिंग प्रोसेस का मतलब है एश्योरेंस देते हैं कंपनी को, कंपनी के शेयर इश्यू का। एक्चुअली चाहे कितनी भी रेप्यूटेड कंपनी हो, चाहे फिर वो नई फाउंडिंग कंपनी हो, फाउंडेड कंपनी हो, उसका परसेप्शन ये होता है कि अगर हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, और वो शेयर इश्यू अगर उनके नहीं हुए, शेयर इश्यू तो हो जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं हुए, मतलब पब्लिक ने नहीं लिए और पैसा नहीं आया, तो इन दैट केस उनको कंपनी रजिस्ट्रार से बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उनके शेयर सब्सक्राइब होना जरूरी है। एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। मान लो 1 लाख शेयर आपने इश्यू करे तो कम से कम 90,000 की एप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि उतनी एप्लीकेशन नहीं आती है तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट कंपनी रजिस्ट्रार से नहीं मिलता है। तो इट इज़ द ऑब्लिगेशन दैट शेयर एटलीस्ट शुड बी मिनिमम सब्सक्राइब्ड। क्लियर? तो ये गारंटी हमारे को एक प्रोफेशनल देता है। उस प्रोफेशनल को हम कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है वो, जैसे LIC कॉरपोरेशन, किसी पर्टिकुलर कंपनी के जब शेयर इश्यू हो रहे हैं तो उनको गारंटी देते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट में पब्लिक ने नहीं लिए तो हम ले लेंगे। कोई स्टॉक ब्रोकर हो सकता है इस काम को करने वाला, कोई बैंक हो सकती है इस काम को करने वाली, या फिर कोई इंडिविजुअल प्रोफेशनल हो सकता है। तो ऐसे जो लोग कंपनी को जो गारंटी दें कि अगर आपके शेयर मार्केट में फुली सब्सक्राइब नहीं हुए या मिनिमम सब्सक्राइब नहीं हुए तो जितने भी बच जाएंगे वो हम ले लेंगे। इस टेंशन से और कंफ्यूजन से, इस डाउट से बड़ी से बड़ी रेप्यूटेड कंपनी नहीं बचना चाहती कि मतलब क्यों टेंशन लें, वहाँ पे प्रोफेशनल हैं। हालांकि रिलायंस का अगर शेयर इश्यू होगा या बड़ी किसी भी कंपनी का शेयर इश्यू होगा तो वो आसानी से ले लेते हैं। मतलब जैसे 1 लाख शेयर इश्यू करे तो 5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती है। समझ रहे हो आप? इतनी रिनाउंड कंपनीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी को अंडरराइट कराने पर, हर कंपनी इस प्रोसेस में जाती है। रिलायंस को भी करना है तो वो जाती है उस प्रोसेस, वो देती है अंडरराइटर्स को फीस, जो जिस चीज़ के लिए बनाए उसको दो पेमेंट, राइट? तो वो इस प्रोसेस में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि मान लो 1 लाख शेयर इश्यू करे और पब्लिक ने नहीं लिए तो वो अंडरराइटर लेगा, और पब्लिक ने पूरे लिए तो अंडरराइटर को नहीं लेना पड़ेगा। अब पब्लिक ले या नहीं ले, उसे लेना पड़े या नहीं लेना पड़े, उसको एक कमीशन फीस चाहिए ही चाहिए फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द मैनेजर ऑफ कंपनी। उसे हम कहते हैं अंडरराइटर्स को दिया जाने वाला पेमेंट, और वो होता है अंडरराइटिंग कमीशन, जो इस एश्योरेंस के बदले में होता है कि आपके शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो हम ले लेंगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? अंडरराइटर्स को हम क्या देते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी की बुक्स में एक एक्सपेंस की तरह होता है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू underwriters, underwriters account being underwriting commission due, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू हो गया, फिर इनको आप शेयर्स दे दो। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, मैंने एट पार की कंडीशन बनाई है। मान लो 1 लाख रुपए का उन्हें कमीशन देना है हमको, तो 1 लाख रुपए से पहले ड्यू कर देंगे, फिर 1 लाख रुपए के शेयर दे देंगे, ठीक है। कैश में नहीं दिया तो ज़्यादातर शेयर उसमें दिया जाता है। अब वो शेयर अगर एट पार होंगे तो अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे होंगे अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे होंगे तो अंडर राइटर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? व्हाट वी हैव लर्न टुडे, टू सम अप दिस, लिसन केयरफुली इन फास्ट। हमने सीखा पहले कि अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन से होते हैं। पहला होता है हम एसेट खरीदें तो उसके बदले में जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट है वो हम शेयर्स में करें। दूसरा होता है कि हम बिजनेस खरीदें तो उसमें जो हमें बिजनेस परचेज प्राइस का पेमेंट करना है वो वेंडर को हम शेयर्स में करें। तीसरा हमने सीखा कि अगर हम ऑब्लिगेशन का पेमेंट करें अंडर राइटर को या प्रोमोटर को तो उसका कंसिडरेशन हम शेयर्स में पेमेंट करें। तो शेयर्स में इश्यू करने की ये 3 एंट्री हमारी कॉमन है। एट पार के लिए वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम के लिए वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट के लिए वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सेम रहने वाली है। नंबर ऑफ शेयर इश्यू कैलकुलेशन की प्रोसेस सेम रहने वाली है, ऊपर की चीज़ बस चेंज होने वाली है। एसेट खरीदी तो पहली एंट्री ये होगी, उसके बाद शेयर इश्यू करने की ये होगी। अगर आपने मान लीजिए प्रमोटर्स को इश्यू किए तो प्रमोटर्स को पेमेंट ड्यू करने की एंट्री ये होगी, फिर उसके बाद में शेयर इश्यू करने की ये होगी। शेयर इश्यू करने के लिए प्रोसेस सेम रहेगी। अंडर राइटर को देंगे तो कमीशन ड्यू करना है, फिर इश्यू करना है। बिजनेस खरीदा आपने तो पहली एंट्री बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज आने की होगी, पेमेंट ड्यू करने की, फिर शेयर इश्यू करने की, चाहे वो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन का हो, जब परचेज प्राइस नेट एसेट्स के बराबर है, ज़्यादा है या कम है। क्लियर? आई होप यू गॉट इट। आई होप दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग इट एंड इसको प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करो। आगे का हमारा जो टॉपिक लेक्चर होगा वो और फीचर रीइश्यू से रिलेटेड होगा, या फिर कोई बेस्ट न्यूमेरिकल लगेगा तो उसको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।